नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न बाजारों जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारिक बाजार, द्वयाधिकार बाजार, इन बाजारों से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस आदि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोबारा रिपीट करने के चांस बनेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यह क्लास जो है सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र विषय के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा चाहे या टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या नेट का अर्थशास्त्र पेपर दे रहे हों या आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, किसी भी अर्थशास्त्र के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह बाजार से है 100 क्वेश्चन। 1 नंबर प्रश्न क्या है? शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि उसके उत्पाद की मांग की आड़ी लोच है। तो एकाधिकार बाजार में उत्पाद के मांग की आड़ी लोच जो है वह इकाई से अधिक अनंत से कम होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? तो ऐसी बाजार जिसमें एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता तथा एक क्रेता जिस बाजार में होता है उस बाजार को शुद्ध एकाधिकार बाजार कहते हैं। फर्म उस समय एकाधिकार में कही जाएगी जब फर्म वस्तु की एकमात्र उत्पादक हो तथा उत्पादित वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न न हो और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का भय न हो। तो ऐसी बाजार को क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार कहेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विपरीत दशा है और यह वह बाजार स्थित है जिसमें बाजार की पूर्ति का नियंत्रण जो है विक्रेता के हाथों में होता है। इसलिए बोल्डिंग कहते हैं कि शुद्ध एकाधिकारी फर्म वह फर्म है जो किसी ऐसी वस्तु उत्पादित कर रही है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। अगर एकाधिकारिक बाजार की विशेषताओं की बात की जाए तो गिफिन एकाधिकार बाजार ऐसी बाजार को कहते हैं जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है और उस बाजार को एकाधिकारी बाजार कहते हैं। चैम्बरलिन कहते हैं वह बाजार की दशा वह होती है जहां पर केवल एक विक्रेता या एक फर्म होती है, उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अर्थात एक विक्रेता और एक क्रेता होती है तो ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा। अरे एक क्रेता नहीं, क्रेता अधिक होंगे। जहाँ पर एक विक्रेता और क्रेता अधिक या खरीदने वाले अधिक होते हैं उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। सॉरी, गलत हो गया था। जहाँ पर एक विक्रेता और अधिक क्रेता होते हैं उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार बाजार कहते हैं। रॉबिन्सन कहती हैं कि जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से कम होती है उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो केवल एक विक्रेता होता है और क्रेता जो होते हैं अधिक होते हैं। मांग की ढाल लोच जो होती है ऋणात्मक होती है या इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच एकाधिकारी बाजार में मांग की आड़ी लोच जो है वह 0 होती है और वस्तु का स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। एकाधिकार फर्म कीमत निर्माता होती है और कीमत वहाँ निर्धारित करती है जहाँ लाभ अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम कहाँ होता है? जहाँ पर MC बराबर MR होता है वहाँ पर लाभ अधिकतम होता है। एकाधिकारी बाजार में कीमत विभेद की विशेषता पाई जाती है। कीमत विभेद का मतलब होता है एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना कीमत विभेद की स्थिति कहलाती है। इसके अलावा एकाधिकारी बाजार में अगर लोच की बात की जाए तो इकाई से कम होती है। आड़ी लोच की बात की जाए तो 0 होती है, कोई स्थानापन्न नहीं होती है वस्तु। और MR और AR में संबंध की बात की जाए एकाधिकारी बाजार में तो MR और AR में कभी कभी संबंध पूछ लेता है एग्जाम में। तो यह AR
डी वक्र हो जाएगा, एम आर वक्र हो जाएगा। तो यह संबंध, 3 संबंध इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला संबंध यही पूछा जाता है कि जब एम आर 0 होती है तो ई क्या होगी। तो जब एम आर 0 होती है वहाँ पर मांग की लोच जो है वह क्या होती है, 1 के बराबर होती है। वहाँ पर मांग की लोच 1 के बराबर होती है। जब एम आर धनात्मक होती है तब मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है, और जब एम आर जो है ऋणात्मक होती है तो मांग की लोच जो है इकाई से कम हो जाती है। यह 3 संबंध पूछे जाते हैं। अगर ए आर एम आर में संबंध की बात की जाए तो ई बराबर हो जाता है ए आर अपान ए आर माइनस एम आर। यह संबंध बताया गया है औसत आय और सीमांत आय के बीच में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, साधनों के न्यूनतम लागत वाले संयोग वाली फर्म को क्या कहा जाता है। तो साधनों के न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को जो है अनुकूलतम फर्म कहा जाता है, और अनुकूलतम फर्म बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। अगर अनुकूलतम या सर्वोत्तम फर्म की विशेषताओं की बात की जाए तो इस फर्म का आकार सर्वोत्तम होता है, या उद्योगों की सबसे कार्यकुशल फर्म होती है अनुकूलतम फर्म, और उत्पादन लागत न्यूनतम होता है। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होता है। फर्म द्वारा दिया जाने वाला मूल्य सीमांत लागत और सीमांत आय के बराबर होता है। सर्वोत्तम फर्म के आकार में परिवर्तन होता रहता है। तो यह अनुकूलतम फर्म की कुछ विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत आगम वक्र पर मांग की लोच इकाई होती है तो सीमांत आगम का मान होगा। तो ऐसी स्थिति में सीमांत आगम का मान 0 के बराबर हो जाएगा, एम आर बराबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि औसत आगम के लिए ए लिखा जाए, सीमांत आगम के लिए एम लिखा जाए और ई मांग की लोच हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो इसमें समीकरण कौन सा सही हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा एम आर, या एम बराबर ए आर, ई बराबर ए आर बराबर हो जाएगा ई ए आर ई बटे, यह पूरा सही सूत्र हो जाएगा एम आर बराबर ए आर ई बटे ई माइनस 1 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा सूत्र, सी सही हो जाएगा। यह कह सकते हैं एम आर बराबर ए आर ई माइनस 1 अपान ई, एक तो यह हो जाएगा, या इसके अलावा एम आर बराबर ए आर 1 माइनस 1 अपान ई हो जाएगा, या इसके अलावा कह सकते हैं एम आर ए आर बराबर एम आर ई अपान ई माइनस 1। यह सूत्र ए आर और एम आर के बीच संबंध बताता है और लोच के बीच संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में अल्पकालीन संतुलन प्रदर्शित है। उत्पादन की पूर्ति वक्र किस रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो इसमें ई क्यू द्वारा उत्पादन की पूर्ति दिखाई गई है। ई क्यू डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन, बाजार की स्थिति संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए, पूर्ति वक्र के ढाल से कम होना चाहिए, पूर्ति वक्र के ढाल से अधिक होना चाहिए, कीमत की किसी सीमा में अधिक तथा किसी दूसरी सीमा में कम होना चाहिए। तो बाजार की स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल जो है वह पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। ये सही है 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ये है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा परवलय, वृत्ताकार, सीधी रेखा, आयातित, अतिपरवलय। तो फर्म का औसत स्थिर लागत जो है परवलय होता है, ऑप्शन दिया गया है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य यू आकार का होता है। तो इसमें कौन सा पूछा गया है यू आकार का होता है। तो यू आकार का होने के लिए औसत लागत वक्र यू आकार का होता है,
औसत परिवर्तनीय लागत वक्र यू आकार का होता है, सीमांत लागत यू आकार का होता है, औसत स्थिर लागत यू आकार का नहीं होता है। तो कोट में आंसर देना है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यह नहीं होता, यह आयताकार अतिपरवलय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि फर्म का औसत स्थिर लागत AFC जो है आयताकार अतिपरवलय होता है। AFC तो इसका सही आंसर सी है 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में एकाधिकारी के संतुलन की स्थिति प्रदर्शित है, तब प्रति इकाई औसत लाभ क्या होगा। तो प्रति इकाई औसत लाभ जो है RQNP का मतलब हुआ RQNP, सी ऑप्शन सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी का मांग वक्र होता है। तो एकाधिकारी का मांग वक्र कैसा होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र इकाई लोचदार होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र इकाई लोचदार होता है, सी ऑप्शन में दिया गया है। एकाधिकारी बाजार की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग एकाधिकारी बाजार की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे एकाधिकार बाजार में वस्तु का विक्रेता एक होता है, खरीदने वाले अनेक होते हैं। मांग की ढाल लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है, 0 होती है। और वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। और इसके अलावा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है। कीमत निर्माण वहाँ पर करती है जहाँ पर लाभ अधिकतम होता है। जहाँ पर MCMR बराबर होते हैं वहाँ पर लाभ अधिकतम होता है। और एकाधिकारी में कीमत विभेदीकरण की विशेषता पाई जाती है। कीमत विभेदीकरण का मतलब हुआ एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमत वसूल सकता है। इसके अलावा अगर बिंदु लोच की बात की जाए तो औसत आय, सीमांत आय में अगर संबंध की बात की जाए एकाधिकार बाजार में तो E बराबर हो जाता है E बराबर AR बटे AR माइनस MR, यह संबंध की बात है। अगर आरेख के माध्यम से संबंध बताया जाए तो यह संबंध हो जाएगा आरेख के माध्यम से। तो जहाँ पर यह MR और यह AR हो जाएगा। जहाँ पर MR 0 होती है वहाँ पर AR पर E बराबर 1 होती है या धनात्मक है तो E ज़्यादा होती है 1 से, और यह ऋणात्मक है। MR जब ऋणात्मक है तो E कम होती है 1 से। तो यह संबंध की बात है। और इसके अलावा एकाधिकारी बाजार में फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तथा दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सिर्फ असामान्य लाभ दीर्घकाल में एकाधिकारी बाजार को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह एकाधिकारी बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू की तरह नहीं होता है। तो AFC का आकार जो है यू की तरह नहीं होता है। 11 का सही आंसर सी है। बाकी AVC, AC, MC सब यू आकार की होती हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र जो है वह बेलोचदार होता है। फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर कह सकते हैं, पूर्णतः लोचदार होता है। यह मांग वक्र हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, जिसकी लोच जो है यह अनंत होती है और मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, सी ऑप्शन सही है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की बात की जाए तो पहले परिभाषा जान लेते हैं कि ऐसा बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु समरूप होती हैं उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। रॉबिन्सन कहती हैं कि जिस बाजार में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। इसके अलावा किपिन कहते हैं जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है परफेक्ट कंपटीशन में, क्रेता एवं विक्रेता
कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस बाजार में कीमत बाजार से निर्धारित होती है और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत ग्रहण करता होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। क्यों लोचदार होती है? क्योंकि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। वस्तु में पूर्ण स्थानापन्न सहजाती होती है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? अनंत होती है, और मांग की लोच भी अनंत होती है। मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। मांग की लोच जो है मांग की लोच अनंत होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर इकाई के बराबर होती है तथा क्रेता एवं विक्रेता सभी आर्थिक सूचनाएं जानते हैं तथा कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में परिवहन लागत का अभाव होता है, साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। अल्पकाल में प्रबंधित होता है प्रवेश एवं बहिर्गमन, लेकिन दीर्घकाल में स्वतंत्र होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ एवं हानि का सामना करना पड़ता है, लेकिन दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ का सामना करना पड़ता है। क्यों सामान्य लाभ दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कमाती हैं? क्योंकि प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता के कारण फर्में प्रवेश कर जाती हैं मार्केट में, जिससे क्या होता है, लाभ जो है बढ़ जाता है अन्य फर्मों में। तो यह कुछ विशेषताएं थी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकाल में किसी फर्म को अपना उत्पादन बंद करना होगा यदि प्रचलित कीमत कम हो। किससे? कुल लागत से, सीमांत लागत से, औसत स्थिर लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से। तो जब प्रचलित कीमत जो है औसत परिवर्तनशील लागत से कम होगी तब अल्पकाल में फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। बी ऑप्शन सही है 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक होता है। किस फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है? तो यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म और उद्योग का आय वक्र जो है एक ही होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विपक्षीय एकाधिकार में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक क्रेता, अत्यधिक विक्रेता, एक विक्रेता, एक क्रेता, एक विक्रेता, दो क्रेता, दो विक्रेता, एक क्रेता। दो द्विपक्षीय एकाधिकार में एक विक्रेता, एक क्रेता पाया जाता है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर बी है। किसे कहेंगे द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार? तो बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक ही क्रेता तथा एक ही विक्रेता हो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। अगर क्रेताधिकार पूछा जाए तो क्रेताधिकार किसे कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर जो है एक विक्रेता एक क्रेता, बी में दिया गया है तो बी सही आंसर है। अगर क्रेताधिकार पूछा जाए तो क्रेताधिकार जब वस्तु बाजार या साधन बाजार में अकेला क्रेता होता है तो उसे क्रेताधिकार बाजार कहा जाता है। द्वयाधिकार किसे कहा जाता है? तो जब बाजार में किसी वस्तु की उत्पादक फर्मों की संख्या केवल 2 हो तो ऐसे बाजार को द्वयाधिकार बाजार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा स्थिर है। किस बाजार की या किस मॉडल की यह विशेषता है? उसके प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा स्थिर है। तो प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा जो है स्थिर या पूर्ति को स्थिर कोर्नो मॉडल में माना गया है। कोर्नो मॉडल जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। और बर्ट्रैंड मॉडल में जो है कीमत को स्थिर माना गया है। कोर्नो मॉडल क्या बताता है? तो कोर्नो मॉडल 1883 में खनिज, जल एवं झरनों के उदाहरण के द्वारा द्वयाधिकार बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। और कोर्नो मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति स्थिर मानकर उत्पादन करता है, अर्थात अपनी प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। इसके अलावा बर्ट्रैंड द्वयाधिकार मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानकर उत्पादन करता है। एजवर्थ भी यही मॉडल देते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानकर उत्पादन करता है। तो बर्ट्रैंड और एजवर्थ दोनों कीमत को स्थिर रखकर उत्पादन करने की बात करते हैं। इसके अलावा स्टिकलबर्ग मॉडल जो है 1882 में थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमिक में द्वयाधिकार की समस्या का हल सुझाते हुए बताते हैं कि प्रत्येक विक्रेता अपने आप को नेता अथवा अनुयायी समझता है। प्रत्येक नेता और अनुयायी दोनों होने पर अधिकतम लाभ जो वह प्राप्त कर सकता है निर्धारित करता है, तब वह
वही भूमिका निभाता है जो अधिकतम लाभ प्रदान करने वाला निभाता है। इसके अलावा होटलिंग मॉडल द्वयाधिकार का एक मॉडल है जो व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका सही आंसर जो है कोर्नो मॉडल है। कोर्नो जो है उत्पादन और पूर्ति को स्थिर मानकर उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहां कुल आय अधिकतम हो कुल लागत से। फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहां कुल आय अधिक हो कुल लागत से। बी ऑप्शन दिया है 17 का। 18 एक फर्म उस संतुलन बिंदु पर उत्पादन करती है उसके लिए क्या सत्य है। एक फर्म उस संतुलन बिंदु पर उत्पादन करती है उसके लिए क्या सत्य है। सामान्य से अधिक लाभ अर्जित हो रहा हो, सामान्य लाभ अर्जित हो रहा हो, हानि हो रही हो, उपरोक्त सभी। तो 18 का सही आंसर उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्ति वक्र, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्ति वक्र जो है वह सीमांत लागत वक्र जो औसत लागत वक्र से ऊपर होता है। पूर्ति वक्र यही होता है, सीमांत लागत वक्र जो औसत लागत वक्र से ऊपर होता है। 19 का सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि मांग की लोच क्या है, अनंत है। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि मांग की लोच अनंत है या परफेक्ट कंपटीशन में होता है, यह अनंत हो जाएगी मांग की लोच। तो सी ऑप्शन सही है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में उत्पादकों के समूह के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। ऑप्शन ए वस्तु की मांग वक्र अति बेलोचदार होती है, बी वस्तु की मांग की आड़ी लोच बहुत कम होती है, सी वस्तु की मांग की कीमत लोच व मांग की आड़ी लोच दोनों का मान अधिक होता है, और डी वस्तु समांग होती है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तु जो है उत्पादकों के समूह के लिए जो सत्य बात है वह है वस्तु की मांग की कीमत लोच व आड़ी लोच दोनों का मान अधिक होता है, सी सही है। 21 नंबर सी आंसर सही है। एकाधिकारिक बाजार की अगर विशेषता की बात की जाए तो जान लेते हैं। एकाधिकारात्मक बाजार वह बाजार है जिसमें विक्रेता या फर्मों की संख्या अधिक होती है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, या वस्तु जो है विभेदित होती है, और कह सकते हैं कि समरूप होते हुए भी वस्तु विभेदित होती है। जैसे पंखा रंग रूप आकार में अंतर होता है लेकिन काम एक ही होता है, हवा देना। इसी प्रकार से चैम्बरलिन जो है सिगरेट का एग्जाम्पल देते हैं एकाधिकारिक बाजार प्रतियोगिता के लिए, और समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है एकाधिकारिक बाजार में। इस प्रकार से परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि बाजार की वह दशा जहां क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु समान रूप से विभेदित होती है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है, और जहां पर वस्तु समान होते हुए विभेदित होती हैं उसे क्या कहते हैं, एकाधिकारिक बाजार कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु जो है पूर्ण स्थानापन्न होती थी, और एकाधिकार में वस्तु जो है स्थानापन्नता शून्य होती है। एकाधिकारात्मक में जो है वस्तु नज़दीक स्थानापन्न होती है, और फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तु की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण फर्में जो है बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण स्वतः करती हैं। फर्म की लागत ढांचा जो है यू आकार की होती है, एवीसी, एसी और एमसी यह सब यू आकार की होती हैं। और फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात फर्में विज्ञापन पर पैसा खर्च करती हैं और उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो दो प्रकार की फर्में जो हैं, अल्पाधिकार बाजार और एकाधिकारात्मक बाजार जो है विज्ञापन पर पैसा खर्च करती हैं। बाकी एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता जो है विज्ञापन को नहीं मानती हैं। पूर्ति वक्र इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा, पूर्ति वक्र इस बाजार में पाया जाता है, एकाधिकारिक बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है, और यह कीमत विभेद वस्तु विभेद की बात करता है। कौन सा बाजार वस्तु विभेद की बात करता है, तो एकाधिकारात्मक बाजार वस्तु विभेद की बात करता है, और कीमत विभेद की अगर बात की जाए तो एकाधिकारी बाजार कीमत विभेद की बात करता है।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ में तिरोहित हो जाने का कारण क्या है? क्या कारण है? उद्योग में नई फर्म के प्रवेश के प्रभाव के कारण। बी ऑप्शन सही है 22 का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता को समझाने के लिए विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग किसने किया? तो अल्पाधिकार सिद्धांत में कीमत जड़ता को समझाने के लिए विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग जो है स्यूजी द्वारा किया गया था। स्यूजी बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। कुछ फैक्ट रूप में जान लेते हैं क्वेश्चन जिनका आंसर जानने से लाभ मिल सकता है और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। जैसे विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो पाल स्वीजी ने विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत दिया था, पाल स्वीजी ने। और विकुंचित मांग वक्र किस बाजार में पाई जाती है? तो अल्पाधिकार बाजार में विकुंचित मांग वक्र पाई जाती है। कीमत जड़ता किस बाजार में पाई जाती है? तो कीमत जड़ता भी अल्पाधिकार बाजार में पाई जाती है। अल्पाधिकारी बाजार में मांग वक्र विकुंचित क्यों होता है? तो क्योंकि कीमत कम होने पर प्रतिद्वंदी फर्में उस फर्म का पीछा कर लेती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने पर पीछा नहीं करती, इसलिए जो है मांग वक्र विकुंचित प्रकृति का होता है। अल्पाधिकार बाजार में संतुलन कब तक होता है? तो जब तक एमसी वक्र एमआर के टूटे हुए हिस्से से गुजरती है तब तक संतुलन होता है। कीमत जड़ता की व्याख्या कौन मॉडल करता है? तो विकुंचित मांग वक्र जो है मॉडल कीमत जड़ता की व्याख्या करता है। विकुंचित मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कैसी होती है? तो उत्पादन की मात्रा एवं कीमत स्थिर रहती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि विकुंचित मांग वक्र में एक फर्म की लागत में वृद्धि होने से कीमत स्थिर रहती है। अगर विकुंचित मांग वक्र के आरेख की बात की जाए तो विकुंचित मांग वक्र का यह आरेख है। और यह हो जाएगा एमआर, यह है डी, और यही एमआर टूटा हुआ होता है। इसी टूटे हुए से एमसी मार्जिनल कास्ट गुजरती है, तब क्या होता है? संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, x1 और x2। इसके अलावा कह सकते हैं मेन बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, विकुंचित मांग वक्र का जो विकुंचन के ऊपर का भाग है, इसके ऊपर का वह होता है लोचदार, ई ज़्यादा होता है इकाई से, अधिक लोचदार होता है, और नीचे का भाग जो है वह कम लोचदार होता है या बेलोचदार होता है। तो यह एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दी? पाल स्वीजी ने दी विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा। अगला क्वेश्चन जो बनता है पाल स्वीजी विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा देते हैं, और विकुंचित मांग वक्र का जो ऊपर का भाग होता है वह कैसा होता है? लोचदार होता है, ज़्यादा लोचदार, और नीचे का हिस्सा जो है वह कम लोचदार होता है या इकाई से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन यह बन सकता है कि विकुंचित मांग वक्र किस बाजार में पाई जाती है? तो अल्पाधिकारी बाजार में विकुंचित मांग वक्र की विशेषता पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो स्वीजी हो गया इसका आंसर 23 का। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा क्या होता है? विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा अधिक लोचदार होता है। अधिक लोचदार बी ऑप्शन में दिया गया है, अभी बताए थे। अधिक लोचदार यह वाला भाग जो है, यह वाला भाग अधिक लोचदार होता है, यह अधिक लोचदार और यह कम लोचदार होता है। तो 24 का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन कैसा होगा? तो वृद्धिमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में केवल अनकहे समझौते किए जाते हैं, केवल लिखित समझौते किए जाते हैं। प्रत्येक विक्रेता कीमत ग्रहणी होती है, प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है। तो कपटपूर्ण अल्पाधिकार में केवल अनकहे समझौते किए जाते हैं। 26 का सही आंसर ए है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर कौन सा आरेख दिखाता है? तो AR वक्र जो है पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दिखाता है। तो 27 का सही आंसर ए है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो क्या है? इनके ऑप्शन, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है?
स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो यही सही है, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। एकाधिकारिक बाजार में जो है असमांग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल्य विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों की मांग की मूल्य लोच एक ही हो, भिन्न भिन्न हो, इकाई हो, अनंत हो। तो भिन्न भिन्न होती है, जब मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है बाजारों में, तब मूल्य विभेद जो है लाभ देता है। मूल्य विभेद किसे कहते हैं और कुछ विशेषताएं हैं, और प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तृतीय कोट का मूल्य विभेद क्या है, इनको जान लेते हैं। क्या है मूल्य विभेद? तो मूल्य विभेद एकाधिकारिक बाजार की प्रमुख विशेषता है, जिसमें क्या होता है कि एकाधिकारी विक्रेता अपने एक ही उत्पाद का मूल्य अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, कीमत विभेद कहा जाता है। उसे कीमत विभेद या मूल्य विभेद कहा जाता है। अब कीमत विभेद या मूल्य विभेद पूरी होने के लिए शर्तें क्या है कि एकाधिकारी की स्थिति हो, बाजार कम से कम 2 हिस्सों में बटा हुआ हो, दोनों बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, और एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तुएं अहस्तांतरणीय हों, अन्य कोई वस्तु ना बेच पाए। सामान्यतः सेवाएं अहस्तांतरणीय होती हैं, तो सेवाओं में मूल्य विभेद किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार दूर दूर हो, सूचना ना हो, और एकाधिकारी बाजार में संतुलन जो है वह MC सिग्मा MC बराबर MR1 बराबर MR2 हो सकता है। इसके अलावा एकाधिकारिक बाजार में बताया गया है कि जिस बाजार की मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती, जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, वहाँ वस्तु की कीमत अधिक रखी जाती है तथा वस्तु कम बेची जाती है, और जिस बाजार में मांग वक्र लोचदार होता है, वहाँ वस्तु बाजार की कीमत कम रखी जाती है तथा वस्तु अधिक बेची जाती है। पीगू एकाधिकारी की कोटि की बात करते हैं, वह 3 कोटि के एकाधिकारिक विभेदीकरण की बात करते हैं। कौन से एकाधिकारिक मूल्य विभेदीकरण में 3 कोट कौन कौन सी हैं? प्रथम कोटि की कीमत विभेद, द्वितीय और तृतीय कोटि की कीमत विभेद। प्रथम कोटि का कीमत विभेद किसे कहा जाता है? तो प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण में उपभोक्ता आधिक्य जो है 0 होता है, और इस विभेदीकरण में एकाधिकारी प्रत्येक वस्तु की कीमत अलग अलग वसूल करता है, अर्थात उपभोक्ता के संपूर्ण अतिरेक पर एकाधिकारी का कब्जा होता है। तो प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण जो है, यह जो है सबसे सशक्त रूप माना जाता है कीमत विभेदीकरण का। क्यों? क्योंकि इस विभेदीकरण में एकाधिकारी प्रत्येक वस्तु की कीमत पर अलग अलग मूल्य वसूल करता है। इसके अलावा द्वितीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में जब एकाधिकारी 2 से अधिक या अनंत से कम कीमत वसूल करने के लिए कामयाब हो जाता है, तो उसे द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में यह कीमत विभेदीकरण का सबसे कमजोर रूप माना जाता है, और इसमें एकाधिकारी एक वस्तु के लिए 2 कीमत वसूल करने के लिए कामयाब होता है। तो यह कीमत विभेद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और भिन्न भिन्न होने पर बाजार की मांग की लोच, मूल्य लोच जो है भिन्न भिन्न होने पर यह मूल्य विभेद लाभ देता है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, अपूर्ण प्रतियोगिता को द्विधारी तलवार किसने कहा? स्टिगलर ने अपूर्ण प्रतियोगिता को द्विधारी तलवार कहा है। 30 का सही आंसर बी है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है, तब फर्म कैसा उत्पादन करती है? वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। 31 का सही आंसर ए है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकारी के लिए कथन सत्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा MR बराबर AR 1 - 1/E। तो ए ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन सही है, या कह सकते हैं AR/AR - CMR, यह सही हो सकता है। तो इसमें सही है ए ऑप्शन 32 का। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है? लाभ
में परिवर्तन नहीं होता है, लाभ कम हो जाता है, लाभ बढ़ जाता है। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ बढ़ जाता है। 33 का सही आंसर सी है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में एकाधिकार प्रतियोगिता, द्वयाधिकार सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता, अल्पाधिकार, इसको मिलाना है। तो देखते हैं क्या है। द्वयाधिकार या एकाधिकार की बात जो है चैम्बरलिन द्वारा एकाधिकार की बात कही गई है, तो एक का मिलान हो जाएगा 3 से। अगला है द्वयाधिकार, तो द्वयाधिकार की बात करते हैं कुर्नो, द्वयाधिकार बी कुर्नो 4 से मिल जाएगा। तो 3 और 4 किसमें है, 3 और 4 फर्स्ट का 3 से, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, सी, तो सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत 2 से हो जाएगा। WS जेवेंस हो जाएंगे। और अल्पाधिकार, तो अल्पाधिकार का सिद्धांत पालसिजी देते हैं, तो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो सी ऑप्शन ही सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, किंकियन मांग रेखा का ऊपरी भाग अपेक्षतया क्या होता है। तो किंकियन मांग रेखा का ऊपरी भाग जो है अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है, अधिक लोचदार, ए ऑप्शन में दिया गया। 35 का सही आंसर ये है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, पारस्परिक निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जो प्रतिद्वंदी फर्म के उत्पादन से मिलती जुलती तो होती है परंतु समरूप नहीं होती है। 36 का सही आंसर ए है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिकारी की शक्ति की कोटि की माप किस किस के बीच अंतर से की जाती है। तो एकाधिकारी शक्ति कोटि की माप जो है वह औसत, आगम और सीमांत लागत के माध्यम से की जाती है, जिसमें AR माइनस MC अपान AR, या ऐसे कह सकते हैं कि P माइनस MC अपान P, तो यह सही हो जाएगा। तो एकाधिकारी बाजार में जो है शक्ति की कोटि की माप जो है वह औसत, आगम और सीमांत लागत के माध्यम से की जाती है, P माइनस MC अपान P, तो यह बी ऑप्शन सही है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, मूल्यभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की मूल्य लोच क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, एक विशुद्ध प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन करना चाहेगी यदि क्या होगा, हानि परिवर्तनशील लागत से अधिक ना हो, हानि उसकी सीमांत लागत से अधिक ना हो, हानि उसकी स्थिर लागत से अधिक ना हो, मूल्य हमेशा औसत स्थिर लागत से अधिक ना हो, तो हानि परिवर्तनशील लागत से अधिक ना हो। 45 का सही आंसर ये है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है। किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है, तो किस फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का औसत आय और वक्र और उद्योग वक्र एक ही होता है। 40 का सही आंसर क्या है, सी। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादन बंदी बिंदु किसका न्यूनतम बिंदु है, औसत लागत का, औसत परिवर्ती लागत का, सीमांत लागत का, इनमें से कोई नहीं, तो उत्पादन बंद बिंदु जो है औसत परिवर्ती लागत का न्यूनतम बिंदु है। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सही आंसर है बी। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निश्चित करता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत उद्योग द्वारा निश्चित की जाती है। परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं के बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं और परिभाषा भी जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत विक्रेता अथवा क्रेता का विशेष महत्व नहीं होता, विशेष महत्व होता है, महत्व बहुत आंका जाता है, अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता का विशेष महत्व नहीं होता है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं व्यक्तिगत क्रेता एवं विक्रेता कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता को कोई महत्व ही नहीं है, यह व्यक्तिगत ध्यान रखना है।
तो कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता का कोई महत्व नहीं होता। अगला, व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता का महत्व होता है किसमें? व्यक्तिगत क्रेता का सिर्फ महत्व होता है एकाधिकार। व्यक्तिगत विक्रेता का महत्व होता है एकाधिकार में, और व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता का महत्व हो जाएगा द्वैधाधिकार बाजार में। हाँ, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म, तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म अधिकतम लागत फर्म होगी, न्यूनतम लागत फर्म होगी, सीमांत लागत फर्म होगी, औसत लागत फर्म होगी। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म जो है न्यूनतम लागत फर्म हो जाएगी। 44 का सही आंसर बी है। अगला 44 बी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन। मार्शल के अनुसार दीर्घकाल सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होनी चाहिए, औसत लागत के कम होनी चाहिए, औसत लागत से अधिक होनी चाहिए, औसत लागत से प्रभावित होना चाहिए। तो मार्शल के अनुसार दीर्घकालीन सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की क्या होगा? औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। 45 सही आंसर ए है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किस फर्म की औसत के बराबर होता है? तो दीर्घकालीन सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किस फर्म की औसत के बराबर होता है? प्रतिनिधि फर्म, साम्य फर्म, सर्वोत्तम फर्म, अनुकूलतम फर्म। तो 46 का सही आंसर प्रतिनिधि फर्म हो जाएगा। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य जो है वह मूल्य का औसत जो है प्रतिनिधि फर्म के बराबर होता है। 46 का सही आंसर 46 का सही आंसर ए है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विशेष वस्तु के एकाधिकारी उत्पादक के लिए मांग के विभिन्न लोचों वाले दो बाजार हैं। यदि दो बाजारों में मांग के निजी कीमत लोच E1 और E2 है और E1 E2 से अधिक है, दोनों बाजारों में उनके द्वारा ली जा रही कीमत P1 और P2 किस प्रकार होंगी? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, P2 ज़्यादा हो जाएगा P1 से। सी सही है। 47 48। अनुकूलतम फर्म का लाभ उसी समय अधिकतम होता है जब, कब अधिकतम होता है अनुकूलतम फर्म का लाभ? सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। अनुकूलतम फर्म का लाभ तभी सही होता है। ए सही हो जाएगा। अगला है न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को, तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। 49 का सही आंसर 49 का सही आंसर ए है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है 50 नंबर। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार निम्नलिखित स्थितियों में कब पाई जाती है? यदि एक रूप वस्तुएं उत्पादित की जाती हों, एक रूप वस्तुएं उत्पादित ना की जाती हों, बाजार की संपूर्ण जानकारी, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित स्थिति पाई जाती है। कब पाई जाती हैं? तो यदि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जब एक रूप वस्तु उत्पादित न की जाती हूँ। 50 का सही आंसर बी है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से कम रहता है। बी, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से अधिक रहता है। सी, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। और डी, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से अप्रभावी रहता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम MR औसत आगम से कम रहता है, मतलब AR ज़्यादा रहता है अपूर्ण प्रतियोगिता। हाँ, तो यही सही है, ए सही है 51 का। अगला 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? जहाँ फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहस या संगठन के अधिकार में होता है एवं जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, उसे सार्वजनिक एकाधिकार कहते हैं, व्यक्तिगत एकाधिकार कहते हैं, विवेचनात्मक एकाधिकार कहते हैं, साधारण एकाधिकार कहते हैं। तो जहाँ फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहस या संगठन के अधिकार में होता है एवं जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत एकाधिकार। बी ऑप्शन सही 52। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता है, अनेक फर्मों का नियंत्रण होता है, कुछ फर्मों का नियंत्रण होता है, 2-4 फर्मों का नियंत्रण होता है। तो शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर
एक ही फर्म का नियंत्रण होता है। 53 का सही आंसर क्या है? ए। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, जब एकाधिकारी वस्तु की प्रत्येक इकाई का वह उच्चतम मूल्य लेता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार रहता है और ऐसी स्थिति में क्रेता को उपभोक्ता की कोई बचत प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्रथम श्रेणी का मूल्य भेद कहते हैं, तृतीय श्रेणी का मूल्य भेद कहते हैं, द्वितीय श्रेणी का मूल्य भेद कहते हैं, व्यवसायिक मूल्य भेद कहते हैं। तो जब एकाधिकारी वस्तु की प्रत्येक इकाई का वह मूल्य लेता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार रहता है और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कोई बचत नहीं होती तो इससे कहते हैं प्रथम कोटि का मूल्य विभेद। प्रथम कोटि का मूल्य विभेद जो है यह होता है उपभोक्ता जिसमें उपभोक्ता का अधिक 0 होता है और मूल्य विभेद की दृष्टि से सबसे मजबूत होता है, और तृतीय कोटि का कीमत विभेद जो है सबसे कमज़ोर होता है और कीमत विभेद की कसौटियाँ पीगू बताते हैं। तो प्रथम कोटि का कीमत विभेद बी ऑप्शन सही है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो तो मूल्य समान हो, और मूल्य समान हो तो मूल्य भेद संभव नहीं होगा। हाँ, जो जब सब समान होगा तो मूल्य भेद कहाँ संभव होगा? तो इसमें हो जाएगा मूल्य भेद संभव नहीं होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि मूल्य भेद संभव होने के लिए एक एकाधिकार बाजार की स्थिति का होना आवश्यक है, बाजार कम से कम 2 हिस्सों में बटा हुआ हो यह भी आवश्यक है, दोनों बाजार में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो यह भी आवश्यक है, एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तुएं जो है हस्तांतरणीय हो यह भी आवश्यक है, और बाजार दूर दूर हो अर्थात सूचना ना हो मूल्य की उपभोक्ता को, तब एकाधिकार तब जो है कीमत विभेद संभव है। तो इस प्रकार से 55 क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो रही थी, अब अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।